Hello students, I am Davinder Kaur. Welcome back to my channel Study Time with Davinder. We will discuss the topic, the last lesson of the book Flamingo of class 12, written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Now you can understand that Prussian force attacked on France in 1870. All Germany's helped Prussian force and France was defeated. Alsace and Lorraine, two districts of France, were in control of Prussia. Now, Prussian officers prohibited teaching French language in these districts and forced the teachers to leave that districts where they were teaching French language. And now you can understand clearly through this map that there are some parts of Austria जो कि किसके कंट्रोल में है, जर्मनी के. ये जो कुछ पार्ट्स हैं ऑस्ट्रिया के, इसने जर्मनी ने ओवरटेक किया हुआ है ऑस्ट्रिया की कुछ पार्ट्स को एंड पोलैंड के कुछ पार्ट्स को जो कि जर्मनी में मिक्स हो गए हैं. एंड लॉरेन एंड एल्सेक, दीज आर टू डिस्ट्रिक्ट्स जो कि फ्रांस कंट्री की है, वो भी जर्मनी में मिक्स हो गई है. सो जर्मनी ने क्या किया है, इन जो पार्ट्स हैं, इन कंट्रीज के पार्ट्स को ओवरटेक करके अपनी कंट्री को एक्सपेंड किया है. ओके, अपनी कंट्री में मिला दिया है. सो क्या है कि इसमें ऑर्डर किया था, हु वाज द लीडर ऑफ प्रशिया, बिस्मार्क जो ऑफिसर्स थे वहां के प्रशियन कंट्री के, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था कि यहाँ पे जो है जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, इसके अलावा फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं सिखाई जाएगी. एंड टीचर को भी जो फोर्स किया था कि वो इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. I was so warm. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And in open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Means I started for school very late. मतलब बहुत देर से जो उस मॉर्निंग बहुत लेट स्टार्ट किया था स्कूल. एंड मुझे डर था कि टीचर मुझे डांटेगा. एंड हु वाज द टीचर? एम हेमल वाज द टीचर. एंड क्या क्वेश्चन करना था? पार्टिसिपल पे उन्होंने क्वेश्चन पूछना था. एंड ही वाज अफ्रेड एट द टाइम. जो क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसे एक वर्ड भी नहीं आता था. और थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, ये आई रेफर किसके लिए किया हुआ है? नैरेटर के लिए. और नैरेटर सोचता है कि क्लास बंक करने के लिए, और वो सोचता है कि मैं बाहर चला जाऊं. एंड द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट. बर्ड्स जो थी वो बहुत चहचहा रही थी. एंड ओपन जो सॉ मिल यानी कि वुड जो कटर मिल है, उसके पीछे जो ओपन फील्ड था, जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे. एंड द सीन वॉज वेरी टेम्पटिंग, मीन्स अट्रैक्टिव. जो सीन था वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था. एंड देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल्स से भी ज्यादा वो जो सीन था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. मेरे अंदर स्ट्रेंथ है उन सारी चीजों के लिए जो कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनमें इन्वॉल्व ना हूँ. उसकी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर कंट्रोल करने की, और मैं स्कूल चला जाऊँ. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम हियर. और ये जो बुलेटिन बोर्ड में बहुत ज्यादा क्राउड थी, इस बुलेटिन बोर्ड से लास्ट 2 years बहुत ही ज्यादा बैड न्यूज आती थी. एंड 3 बैड न्यूज आई थी. क्या वो कौन सी 3 बैड न्यूज थी? द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. लॉस्ट बैटल मीन्स जो फ्रांस है वो प्रशिया से हार गया है. एंड सेकेंड न्यूज द ड्राफ्ट, जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है आर्मी को जाने के लिए. एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, दिस वॉज द थर्ड बैड न्यूज. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सा मैटर हो सकता है. बिकॉज इसी
किसी भी बैड न्यूज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि बुलेटिन में क्या लिखा हुआ है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सका था मैं स्कूल जाने की पूरी कोशिश की। द ब्लैक स्मिथ वॉच्ड हर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स जो ब्लैक स्मिथ था वॉचर, जो कि बुलेटिन को रीड कर रहा था, न्यूज़ को, अप्रेंटिस मीन्स जो उसे ट्रेनिंग देता है, उसके साथ खड़ा हुआ था, बुलेटिन पढ़ रहा था। एंड उसने क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ, अभी बहुत टाइम है। सो आई थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं लेट हो गया हूँ इसलिए। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मीन्स उनके गार्डन में पहुंचा और मैं हाफ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ लिटिल बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. क्या है कि यूजुअली जिस तरह से स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बजल, मीन्स बहुत ज़्यादा नॉइज होती है, हलचल होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब रोड के बाहर तक आवाज़ आती है। द ओपनिंग, कैसी आवाज़? फर्स्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। सेकेंड साउंड कैसी होती है? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज साउंड होता है। यूनिसन मतलब सारे एक साथ लेसन को रिपीट करते हैं। एंड वेरी लाउड, साउंड वॉज वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, मतलब कि अपनी इतनी ज्यादा तेज होती है आवाज की कानों के ऊपर हमें हैंड्स अपने कवर करने पड़ते हैं, ईयर्स को अपने कवर करने पड़ते हैं। टू अंडरस्टैंड बेटर मीन्स उस लेसन को अच्छे से समझने के लिए हमें अपनी ईयर्स को भी कवर करना पड़ता है अपने हैंड से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ स्टिल था, मतलब सब कुछ रुका हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था उस दिन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मीन्स आई बिलीव्ड, मुझे विश्वास था कि जो नॉइज है, कमोशन मीन्स नॉइज, जो इतना ज्यादा नॉइज है, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब मुझे देखे बिना मैं डेस्क तक पहुंच जाऊं, मुझे इतना विश्वास था कि इतना शोर होगा, शोर में मैं चुपचाप में बिना किसी के देखे पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मीन्स उस दिन सब कुछ इतना ज्यादा क्वाइटनेस थी कि ऐसा लग रहा जैसे संडे की मॉर्निंग है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms, means वो विंडो से उसने देखा कि उसके जो जितने भी क्लासमेट्स हैं वो अपनी प्लेसेस में अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल जो थे वो अपनी टेरिबल रूलर के साथ इधर उधर क्लास में वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर्स एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने क्या किया कि डोर ओपन करना पड़ा और सबके सामने मैं अंदर गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा मैं ब्लश कर रहा था, इतना ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे और मैं बहुत डरा हुआ था। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, और अपनी जगह पे बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं जल्दी ही डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन, इतना ही नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black shirt cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Means उसने क्या देखा कि जब उसने अपना डर पे कंट्रोल कर लिया और ये देखा कि टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है एंड फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहनी हुई है, जो कि वो इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे के अलावा कभी नहीं पहनते। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hosser with his three-corner hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Means उसने ये देखा कि पूरे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा सैड एटमॉस्फेयर है, और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी, उसमें विलेजर्स बैठे हुए थे। ओके, एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग जो थे वो बहुत ही सैड दिख रहे थे। एंड हॉसर जो थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर अपने साथ रखा हुआ था, जो कि प्राइमर मीन्स एक बेसिक नॉलेज देने के लिए एक छोटी सी पतली सी बुक होती है, दैट फॉर एग्जाम्पल जब आप इंग्लिश सीखते हो तो उसमें जो बेसिक नॉलेज देते हैं A, B, C विद पिक्चर्स, सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमर। एंड दैट वॉज थम्ब्ड
मीन्स थम्ड मीन्स डैमेज्ड, वो चारों तरफ से डैमेज थी. He held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. And उन्होंने knees के ऊपर रखा हुआ था and spectacle जो था वो pages के ऊपर था. While I was wondering about it all, I was shocked to see this. M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, while he has used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lawrence. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive." मीन्स उन्होंने बहुत ही ग्रेव यानी सीरियस टोन के साथ, जेंटल टोन के साथ उन्होंने बच्चों को बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन फॉर यू. इस एल्साक एंड लॉरेंस जो डिस्ट्रिक्ट है इनके स्कूलों में जर्मन के अलावा और कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा. दिस इज़ द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज एंड बी केयरफुल. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. मीन्स फ्रांस जो था वो ये सब सुनकर बहुत ही शॉक था. ओह द रेचेस दैट वॉज दे हैड पुट अप द टाउन हॉल. मीन्स यही न्यूज़ थी जो उन्होंने टाउन हॉल पे लगाई हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे. द माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच लेसन है लास्ट लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. क्या मैं अब कभी भी नहीं सीख पाऊंगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. क्या मुझे अब स्टॉप कर देना चाहिए. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अब मैं कभी भी लेसन सीख नहीं पाऊंगा. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. मीन्स ये एक्टिविटी में बिजी रहा था बर्ड्स को ढूंढने में, उसके एग्स, एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार्स. सार्स मीन्स यूरोप में एक रिवर है, उसमें स्लाइड करने में ये चला जाता था. इट मीन्स कि वो एक्टिविटीज़ में बिजी होने की वजह से ये लैंग्वेज सीख नहीं पाया. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूइसेंस अ वाइल एगो. मीन्स जो बुक्स थी वो बहुत ही अनप्लीसेंट दिखती थी. सो हैवी टू कैरी, जो मुझे बहुत ही हैवी लगती थी. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ. अब ये जो हिस्ट्री थी और ग्रामर थी जो कि बहुत ही अनप्लीसेंट एंड हैवी सी लगती थी, अब मेरे लिए वो फ्रेंड्स बन चुकी हैं. दैट आई कुडंट गिव अप, कि मैं छोड़ नहीं सकता अब उनको. एंड माई एम हैमल, उनको भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब वो जा रहे हैं और मैं उनको कभी भी नहीं मिल पाऊंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. मीन्स उनके जाने का दुख की उसको इतना ज़्यादा है कि वो भूल गया कि वो भी जो उनके पास जो रूलर होता था जिससे वो मारते थे, उस चीज़ को वो भूल गया. हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि इतना ज़्यादा वो बहुत स्ट्रेंज थे, एंग्री रहते थे. इस चीज़ को भूलकर अब वो उनके बारे में सोच रहा है कि वो उनको मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा. Poor man, it was an honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. Means ये पुअर मैन उस मास्टर के लिए बोला जा रहा है कि ये हमारे ऑनर की बात है कि वो एक लास्ट लेसन हमें पढ़ा रहे हैं. और जो स्पेशल जो उन्होंने क्लॉथ पहना हुआ है, जो कि इस ओकेज़न में उन्होंने पहना हुआ है, ये हमारे ऑनर की बात है कि वो लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं हमें. और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये विलेजर्स जो हैं वो क्यों आए हुए हैं, सबसे पीछे बैठे हुए हैं, बिकॉज कि वो सॉरी बोलना चाहते हैं. मीन्स वो बहुत ही सैड फील कर रहे हैं कि हमने भी कभी स्कूल नहीं गए, हमने भी कभी एजुकेशन गेन नहीं करी. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. और वो थैंक्स करना चाहते हैं उस टीचर को जिन्होंने अपने 40 ईयर्स अपने फेथफुल सर्विस दी. नॉट फॉर द मास्टर, दे वर शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री ऑल्सो, कि अब ऐसा टीचर हमें नहीं मिलेगा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा पाए. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. Means मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि टीचर ने मुझे कॉल किया. द टीचर कॉल्ड माई नेम एंड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब मेरा टर्न था कि मुझे आंसर करने का. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गिव द आंसर फॉर द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. और क्या हुआ कि मैं फर्स्ट वर्ड में ही मेरी मिस्टेक्स होने लगी, सब कुछ मिक्स हो गया. आई स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैंने डेस्क को पकड़ लिया. एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग, नॉट डेयरिंग टू लुक अप. मीन्स मास्टर को देखने का डेयर ही नहीं थी मेरी अंदर.
I heard M. Hamel to say me, I won't scold you. मिस्टर हैमल ने जो मुझे बोला कि मैं तुमको स्कोल्ड नहीं करूँगा, मीन्स डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. तुम्हें मस्ट फील मीन्स तुम्हें फील होना चाहिए बैड. सी हाउ इट इज़, देखो क्या कंडीशन हो गई है आज. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो. हम क्या कहते हैं अपने आप से कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और हम आज कहाँ खड़े हैं. नाउ वी डोंट हैव टुमारो, जो कल होना चाहिए वो आज है ही नहीं. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एलसेक. यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है एलसेक के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. शी पुट्स ऑफ, शी जो है एलसेक के लिए लगाया गया है, इंडिया के लिए भी शी ही यूज़ होता है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मीन्स वो जो है कल पर काम छोड़ देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज. और तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो. कैसे तुम फ्रेंच मैन कहते हो? क्योंकि तुम सीख भी नहीं, बोल भी नहीं पाते हो, लिख भी नहीं पाते हो अपनी ही लैंग्वेज को. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप बैड नहीं हो, वर्स्ट नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्फ विद, मीन्स हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, इस मिस्टेक्स हमारी ही हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सक्यूज इनफ टू हैव यू लर्न. दे प्रेफर टू पुट यू वर्क on a farm or at the mills so as to have a little more money. मीन्स जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी मतलब जो हैं पेन नहीं लेते, ज़्यादा पेन नहीं लेते कि आप सीखो. और वो क्या करते हैं, आपको प्रेफर करते हैं फार्म में जाने के लिए, वर्क करो, जाओ मिल्स में वर्क करो, सो ताकि मनी आ सके, थोड़ा बहुत पैसा आ सके. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुमको लेसन सिखाने की बजाय फ्लावर्स में वाटरिंग करने के लिए नहीं भेजा? And when I wanted to go fishing, जब मेरा मन होता था फिशिंग करने का, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तुम्हें छुट्टी में नहीं भेज दिया? Then मेरी भी मिस्टेक है. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. एक के बाद दूसरी बात फ्रेंच लैंग्वेज पे करते गए, सेइंग दैट इट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. मीन्स ये जो वर्ड की सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट वर्ड लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी देनी चाहिए एंड हमें कभी भी भूलना इसे नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन पीपल आर अनस्लेव्ड, जब गुलाम हो जाते हैं लोग, एज लॉन्ग एज दे होल्ड fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Means अगर जब तक वो जानते हैं तब तक तो उनके पास आइडेंटिटी है, की है, आइडेंटिटी है उस लैंग्वेज को जानने की, जब तक वो लैंग्वेज को जानते हैं. और नहीं जानते हैं तो वो किसी और कंट्री के गुलाम बन जाते हैं, मीन्स प्रिजन बन जाते हैं. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. फ्रांस कहता है, जो नरेटर है वो फ्रांस है, वो ये बहुत ही अमेज्ड है ये देखकर कि वो कितनी जल्दी वो उन चीज़ों को सीख गए, ग्रामर को सीख गए. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. जितना भी उन्होंने बताया वो बहुत ही ईजी था. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली. मैंने इतना ध्यान से कभी लेसन पढ़ा ही नहीं था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और उन्होंने भी इतना पेशेंस से सब कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. एंड पुअर मैन हम सबको सिखाना चाहते थे, जो कुछ भी वो जानते थे, जाने से पहले सब कुछ बताना चाहते थे. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ एक बार में बताना चाहते थे. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दैट डे M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France Alsace. They looked like little flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pen over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? ग्रामर के बाद राइटिंग वर्क था, और मिस्टर हैमिल न्यू कॉपीज़ हमारे लिए लाए थे. दैट वॉज ब्यूटीफुल. और उस पर
क्या लिखा हुआ था? फ्रेंड्स एल्सिक एंड फ्रेंड्स एल्सिक, बहुत ही ब्यूटीफुल लिखा हुआ था. दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग, वो छोटी फ्लैग की तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा था फ्लोट कर रहा है स्कूल के रूम में. एंड डेस्क के ऊपर, सबकी डेस्क के ऊपर रखा हुआ था, जो कि एक अपनी कंट्री के लिए एक रिस्पेक्ट शो कर रहा था. एंड क्लास में जो पेन की स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही थी पेपर पे. एंड आफ्टर सम टाइम जो बीटल आती है क्लास के अंदर, दैट इज़ ए फ्लाइंग इंसेक्ट, nobody paid any attention to them and everyone was very busy in scratching the pen over the paper. And what were they doing? They were tracing their fish hooks. And after some time, on the roof of the pigeon क्या कर रहा था? That was cooing and that was making the sound and it's called cooing. एंड फ्रांस कहता है कि क्या इनसे भी जर्मन सिखाई जाएगी, इवन उनकी जो ये साउंड नहीं है, क्या उनसे भी जर्मन सिखाई जाएगी, जो कि उनकी लैंग्वेज है ही नहीं. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Means this teacher is feeling sad, right? At the prospect of having to leave that school where he worked for 40 years. And he wanted to fix all the things in his mind. And how everything looked in that little school room. Imagine, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller and hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. So this teacher had a role to play, not just in kind of bringing up the student. In that school, he had also a role to play in the vegetation that was planted at that school. So he had a major role to play as far as the growth of the school concerned, both in a physical sense, also in a metaphorical sense. Okay? So how it must have broken his heart to leave at all, poor man. And he was very sad to hear his sister moving about in room above, packing their trunks, for they must leave the country next day because they were living in his school premises and they had to leave that country. But he had a courage to hear every lesson to the very fast. After writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. And that teacher, which teacher? Old Hauser, that was teaching phonetic lesson, and he was pronouncing the lesson with them. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. Means it was looking so funny because जो teacher है Hauser, उनकी जो trembled voice है with emotion, it was looking very funny. So cry, laugh and cry क्यों बोला हुआ है? Cry means emotions हैं, because all were very sad because that was the last lesson they were teaching. All at one, the church clock struck 12. Then the ageless. At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. Who is saying this? Franz, his student. He was saying that I never saw him look so tall. It means this line is very, very important because the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our window. Means because the sound of the trumpets, that was reminding them that they had defeated from Prussian. So this was very sad moment. They were returning from the drill and sounded under our window. M. Hamel stood up very pale. He was looking very sad in his chair. I never saw him look so tall. Why the word is used here in this sentence? Because he was standing for the respect of the children, including Franz. As a result, he looked taller than usual. And he said, my friends, I. Who is saying this? M. Hamel, the teacher. But something choked him.
he could not go on. Means he could not speak again. And he was trying to speak something, but something choked. मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए आगे, because he was very sad. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." It means live long France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. "School is dismissed. You may go." So this is the end of the story. Let's go through the theme of the story, because that's very important, because you need to understand the context in which the story is written. It is basically providing us with an idea about one's identity, and language are basically interconnected. Your language is rooted your identity. So this is the end of the chapter. I hope you have understood, beautifully explained by me. We'll meet in the next video. Till then, keep learning. Thank you.